उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ, ताकि यहाँ बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। क्या पहलगाम आतंकी हमले की सच्चाई छुपाई जा रही है? क्यों सरकार जवाब देने से कतरा रही है? प्रियंका गांधी ने लोकसभा में जो सवाल उठाए, क्या वो केंद्र की नाकामी को बेनकाब करते हैं? आइए इस वीडियो में हम खोलते हैं हर सवाल का जवाब और समझते हैं इसके पीछे की सियासी साजिश। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के उन तीखे सवालों की जिन्होंने लोकसभा में केंद्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और इसके पीछे की जवाबदेही। क्या सरकार सच छुपा रही है? आइए इस सियासी ड्रामे को डीकोड करते हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिर माजरा क्या है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरीन घाटी में एक दिन दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। हजारों पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना, जहां लोग परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं, वहां खून की होली खेली गई। लेकिन सवाल ये है, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? और अगर हाँ, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? प्रियंका गांधी ने लोकसभा में जो सवाल उठाए, वो सिर्फ सवाल नहीं बल्कि केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली पर एक बड़ा सवाल या निशान है। प्रियंका गांधी ने पूछा, पहलगाम जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जहां रोज हजारों लोग आते हैं, वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? बैसरीन घाटी में आतंकियों ने चुन चुन कर 26 लोगों को मारा और वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। ये लापरवाही थी या कुछ और? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सुरक्षा की चूक का नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं का है। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन बार बार कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति है। फिर यह हमला कैसे हुआ? क्या सरकार का दावा सिर्फ प्रचार था? सियासी विश्लेषण करें तो ये सवाल सरकार की उस इमेज को चुनौती देता है जो वह बनाना चाहती है, एक शांत और सुरक्षित कश्मीर की। प्रियंका गांधी ने इस सवाल से सीधे सरकार की जवाबदेही पर निशाना साधा और ये सियासी तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जनता अब ये पूछ रही है, अगर कश्मीर सुरक्षित है तो पहलगाम में ये लापरवाही क्यों? प्रियंका ने कहा, लोग सरकार के भरोसे पहलगाम गए, लेकिन उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि एक सियासी हथियार है। ये जनता के मन में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करता है। अगर सरकार पर्यटकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो वो आम जनता की सुरक्षा का दावा कैसे कर सकती है? प्रियंका ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीआरएफ ने 2020 से 2025 तक कश्मीर में 25 हमले किए, जिसमें 41 सुरक्षा कर्मी और 27 नागरिक मारे गए। फिर भी सरकार ने इसे 2023 में ही आतंकी संगठन घोषित किया। सवाल ये है, इतने बड़े हमले की भनक खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लगी? दोस्तों, ये सवाल सीधे गृह मंत्रालय और अमित शाह की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाता है। खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर टीआरएफ इतने बड़े पैमाने पर हमले कर रहा था, तो खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? क्या ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था या फिर सरकार की प्राथमिकताएं कहीं और थी? सियासी तौर पर देखें तो प्रियंका ने इस सवाल के जरिए सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति को कटघरे में खड़ा किया। वो ये दिखाना चाहती हैं कि सरकार आतंकवाद पर सख्ती का दावा तो करती है, लेकिन धरातल पर नतीजे कुछ और हैं। टीआरएफ को 2023 में आतंकवादी संगठन घोषित करना, यानी हमले शुरू होने के 3 साल बाद, ये देरी अपने आप में एक सवाल है। क्या सरकार ने जानबूझकर इस संगठन को हल्के में लिया या फिर खुफिया एजेंसियों की नाकामी को छुपाने के लिए ये देरी की गई? प्रियंका का ये सवाल जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। प्रियंका ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूछा, जब पाकिस्तान घुटने टेक रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोक दिया गया? सीज फायर का फैसला किसके हित में था और क्यों सरकार इस सवाल का जवाब देने से बच रही है? ये सवाल ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। ऑपरेशन सिंदूर को सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर
पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन प्रियंका का सवाल है, अगर ऑपरेशन इतना सफल था तो फिर इसे बीच में क्यों रोका गया? क्या कोई बाहरी दबाव था? क्या कोई अंतरराष्ट्रीय ताकत भारत को रोकना चाहती थी? सियासी नजरिए से देखें तो ये सवाल सरकार की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर सीधा हमला है। प्रियंका ने ये सुझाव दिया कि शायद सरकार ने किसी बाहरी ताकत के दबाव में सीज फायर किया। ये जनता के बीच एक सनसनीखेज सवाल खड़ा करता है, क्या भारत की नीतियां अब भी विदेशी दबाव में बन रही हैं? कांग्रेस इस सवाल के जरिए सरकार को कमजोर दिखाना चाहती है और ये सियासी तौर पर एक बड़ा दाव है। प्रियंका ने एक और बड़ा सवाल उठाया। मुंबई हमले के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद क्या हुआ? ना कोई इस्तीफा, ना कोई जवाबदेही। उन्होंने पूछा, क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या एनएसए की जिम्मेदारी नहीं बनती? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सरकार को घेरने का नहीं, बल्कि एक नैतिक स्टैंड लेने का है। प्रियंका ने याद दिलाया कि जब 26/11 हुआ तब कांग्रेस सरकार ने जिम्मेदारी ली, लेकिन आज जब पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ तो कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? सियासी तौर पर यह सवाल सरकार को डिफेंसिव मोड में लाता है। प्रियंका ने यह दिखाने की कोशिश की कि मौजूदा सरकार में जवाबदेही की कमी है। वो जनता को ये मैसेज देना चाहती है कि ये सरकार सिर्फ श्रेय लेती है, लेकिन नाकामी की जिम्मेदारी से भागती है। ये सवाल जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जब सरकार कहती है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां पर्यटक मारे जा रहे हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे, आखिर जिम्मेदार कौन है? प्रियंका ने इस सवाल को उठाकर सरकार की विश्वसनीयता पर सीधा हमला किया है। प्रियंका ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसे सिर्फ प्रचार और इवेंट्स की चिंता है, जनता की सुरक्षा की नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा सवालों से बचती है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। दोस्तों, ये आरोप बहुत गंभीर है। सरकार ने कश्मीर को पर्यटन का हब बनाने के लिए बड़े बड़े प्रचार किए, लेकिन जब पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर हमला होता है तो क्या ये प्रचार सिर्फ एक खोखला दावा नहीं था? प्रियंका का ये बयान जनता के बीच सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। सियासी तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर ये दिखाना चाहती है कि सरकार की प्राथमिकताएं जनता की सुरक्षा की बजाय सिर्फ सियासी फायदे के लिए हैं। ये सवाल जनता के मन में एक शक पैदा करता है, क्या सरकार सिर्फ अपनी छवि चमकाने में लगी है? प्रियंका ने इस सवाल के जरिए सरकार को ये मैसेज दिया कि जनता सब देख रही है और वो जवाब मांग रही है। प्रियंका ने गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी का जवाब दिया जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र किया। प्रियंका ने भावुक होकर कहा कि उनकी मां के आंसू तब बहे थे जब उनके पिता राजीव गांधी को आतंकवादियों ने मार डाला था। आज वो पहलगाम के पीड़ितों के लिए बोल रही है, क्योंकि वो उनका दर्द समझती है। ये प्रियंका गांधी का सबसे भावनात्मक और सियासी तौर पर सबसे मजबूत बयान था। उन्होंने ना सिर्फ अमित शाह की टिप्पणी का जवाब दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो समझती है। सियासी तौर पर ये बयान जनता के बीच कांग्रेस की छवि को मजबूत करता है। प्रियंका ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जो पीड़ितों के दर्द को महसूस करती है। ये बयान जनता के बीच एक गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि आतंकवाद का दर्द हर भारतीय ने महसूस किया है। प्रियंका ने इस सवाल के जरिए सरकार को ये याद दिलाया कि आतंकवाद सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी के सवालों ने लोकसभा में एक तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है, आगे क्या? क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? क्या पहलगाम हमले की जांच में पारदर्शिता आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता की सुरक्षा को लेकर सरकार अपनी प्राथमिकताएं बदलेगी? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ प्रियंका गांधी के नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के हैं जो अपने देश में सुरक्षित महसूस करना चाहता है। प्रियंका ने सरकार को एक चुनौती दी है कि वो जवाबदेही ले, पारदर्शिता दिखाए और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी है। हमें सवाल पूछने होंगे, जवाब मांगने होंगे और ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में कोई भी आतंकी हमला दोबारा ना हो। आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि पहलगाम जैसे हादसे दोबारा ना हो। सरकार को जवाबदेही लेनी होगी और हमें उस जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार को पारदर्शी होना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी प्रियंका गांधी के लोकसभा में उठाए सवालों की पूरी कहानी और इसके पीछे की सियासत।
अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिले। सियासत की हर खबर को डिकोड करने के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नई सियासी कहानी के साथ। जय हिंद।